व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है इंग्लिश की पढ़ाई? हम आ गए हैं आज, थोड़ा एक दिन लेट है अ, विस्तास की रिवीजन लेके। मैंने बहुत लेट शुरू करी पढ़ाई, इसलिए मेरे को रिवीजन पोस्ट करने में लेट हो गया। तो मैंने सोचा था कि मैं इसको ऑर्डर क्रोनोलॉजिकली डालूँगा, ऑर्डर वाइज़ डालूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके। बट मैंने शुरू ही एनिमी से करा बिकॉज़ बहुत लंबा चैप्टर था। तो मैं अब रैंडमली डालूँगा चैप्टर्स को, बट मैं नीचे चैप्टर्स डाल दूँगा, ठीक है? तो आई विल पुट द एग्ज़ैक्ट टाइम स्टैम्प जहाँ पे तुम स्किप कर सकते हो वीडियो को, अगर कोई स्पेसिफिक चैप्टर रिवाइज़ करना है तो नीचे चैप्टर वाला वो दबा देना बटन एंड तुम्हें चैप्टर मिल जाएँगे। एनीवेज़ लेट्स स्टार्ट विद एनिमी, ठीक है? वैसे ही बहुत लंबा होने वाला है एनिमी, 25 पेज का चैप्टर है, ठीक है? सो द एनिमी चैप्टर इज़ सेट इन जापान एंड द स्टोरी स्टार्ट्स विद डॉक्टर सदाओ जो है वो बच्चा था। सो इट जस्ट स्टार्ट्स विद हिम बीइंग विद हिज फादर एंड हिज फादर टेलिंग हिम कि द मेन लैंड ऑफ जापान और द आइलैंड्स व्हिच लाई देयर आर द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ जापान, हाउ दे शेप द फ्यूचर ऑफ जापान, हाउ पीपल शेप द फ्यूचर ऑफ जापान। मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है बिकॉज़ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कि हाउ आर द पीपल द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री, ऐसा कुछ आ सकता है, इसलिए मैंने हाईलाइट करा हुआ है, ठीक है? फिर द स्टोरी गोज़ इनटू सदाओ बीइंग अ 22 ईयर ओल्ड एंड सदाओ ने अपनी इन एजुकेशन पे बहुत फ़ोकस किया होता है बिकॉज़ ही हैड सीन हिज़ फादर सैक्रिफाइस अ लॉट एंड फोकस ऑन हिज़ एजुकेशन। ही हैड सीन हिज़ फादर गिव ऑल दैट ही हैड so that his son had a good life, a well-educated life. So he had been very dedicated to receiving knowledge, to being educated, all of that. तो 22 ईयर्स पे वो अमेरिका चाहता है सर्जन बनने के लिए, मेडिसिन परस्यू करने के लिए एंड 30 ईयर्स में वापस आ जाता है अमेरिका, अराउंड 30 ईयर्स ऑफ एज में। एंड दिस इज़ व्हेन जापान एंड अमेरिका गोज़ टू वॉर। वर्ल्ड वॉर 1 थी शायद, आई डोंट नो, मेरी हिस्ट्री अच्छी नहीं है, बट जापान एंड अमेरिकन पीपल आर एट वॉर। सो बट जो सदाओ है ना, ही इज़ नॉट डिपोर्टेड, लाइक ही उसको नहीं भेजा गया लड़ने के लिए बिकॉज़ उसको जनरल आर्मी जो आर्मी का जनरल है ना, उसका एक पर्सनल सर्जन टाइप के रखा हुआ है बिकॉज़ जो आर्मी का जनरल है, ही हैज़ अ हार्ट प्रॉब्लम। नॉट सॉरी, नॉट अ हार्ट प्रॉब्लम, ही जस्ट हैज़ अ प्रॉब्लम, हार्ट नहीं लिखा हुआ कहीं भी मत लिखाना। ही जस्ट हैज़ अ प्रॉब्लम, ही हैज़ अ डिज़ीज़ व्हिच कुड रिक्वायर हिम टू गेट एन इमरजेंसी ऑपरेशन डन, जिसके लिए सदाओ को अपॉइंट करा गया है। सो सदाओ को डिपोर्ट नहीं करा गया, ठीक है? फिर द स्टोरी गोज़ ऑन टू सदाओ एंड हिज वाइफ। दे मेट इन अमेरिका अपने एक प्रोफ़ेसर के घर पे। तो उसके प्रोफ़ेसर ने उनको बुलाया होता है, सारे जापानीज़ स्टूडेंट्स को बुलाया होता है अपने घर पे टू लाइक गेट एक्वेंटेड विद देम, टू मेक देम फील वेलकम बिकॉज़ ऑब्वियसली जापान से अब अमेरिका आए हो पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे वो अपनी वाइफ को मिला होता है एंड इट हैड ऑल बीन अ चांस ऑफ फेट, ठीक है? ये एक चीज़ है जो मैं एंड में मेंशन करूँगा। आई डोंट नो अगर इस पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आया या नहीं आया, बट इट्स समथिंग व्हिच वाज़ रिकरिंग इन द चैप्टर, तो मेरे को लगा मे बी इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है? बट अभी के लिए बस इतना देखो कि वो बाय चांस मिल गया होता है बिकॉज़ ही हैड ऑलमोस्ट नॉट गॉन टू द घर ऑफ हिज़ प्रोफेसर जहाँ पे ही मेट हिज़ वाइफ हाना। एंड देन ये लोग बस खड़े होते हैं साथ में, ये सोच रहे होते हैं एंड इतने इतने में उनको सामने से ना एक बंदा आता हुआ दिखता है। दे आर ऑन द जापानीज़ शोर, मेरे को याद नहीं मैंने जापानीज़ शोर बोला या नहीं बोला, बट ये जापानीज़ शोर पे बेस्ड है स्टोरी बिकॉज़ ऑब्वियसली कोस्टल जगह है, आइलैंड्स है सामने, सी है सामने पूरा। तो दे आर एट द शोर जहाँ पे उनका घर है, जहाँ पे बंदा आता हुआ दिखता है। सो जो सेटिंग हुई है स्टोरी की वो एक फॉगी मिस्टी नाइट पे हुई है, जहाँ पे बंदा आता हुआ उनको दिखता है एंड वो जो बंदा है वो आता है एंड गायब हो जाता है, देन आता है एंड ही इज़ वेरी क्लियरली वुंडेड बिकॉज़ वो आते-आते गिर जाता है। सो दे रश टू हिज़ एड एंड एज़ दे पिक अप हिज़ हेड, लाइक देखते हैं कि वो कौन है, तो दे फाइंड आउट दैट ही इज़ अ व्हाइट मैन, अमेरिकन मैन। ऑब्वियसली एनिमी का वो बंदा है, तो दे आर हेजिटेंट कि हम इसके साथ क्या करें? ब्लॉन्ड होता है, उसके बाल येलो होते हैं, उसकी बियर्ड येलो होती है। सो वी आर स्टैंडिंग ओवर हिम इन अ डिलेमा कि अब हमें क्या करना चाहिए? सो दे थिंक कि हमें प्रोबेबली उसको वापस सी में फेंक देना चाहिए बिकॉज़ अगर हम इसको अपने घर पे रखेंगे तो हमें ट्रेटर बोल दिया जाएगा और हम अगर इसे मरने देंगे तो मतलब मर ही जाएगा। सो इससे अच्छा है कि हम उसको सी में भेज देते हैं। द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू टू हिम इज़ पुट हिम बैक एट द सी, ये हाना ने बोला था। But they can't, they morally can't get themselves to do that because as you know सदाओ जो है वो एक सर्जन है एंड डॉक्टर्स का वाव होता है कि whenever you can help someone you must help someone, चाहे वो बंदा कोई भी हो। तभी लाइक क्रिमिनल्स एंड सबको भी ट्रीटमेंट इक्वली मिलती है।
because it's a thing कि if you can't save someone from dying, then you do save someone from dying. That is what how the doctors operate. तो जो सदाव होता है वो फिर वुंड के लिए तो पहले से ऑब्वियसली चेक करता ही है बिकॉज़ ही इज़ अ मेडिकल एक्सपर्ट। तो जो वुंड होता है ना वो एक बुलेट वुंड होता है जो तो कुछ दिन पुराना होता है जिसको हील नहीं करा गया होता ढंग से। एंड जब वो आया होता है शोर पे बिकॉज़ उसकी बोट क्रैश हो गई होती है या कुछ हो गया होता है, स्टॉर्म टाइप कुछ हुआ होता है। तो जो पत्थर होते हैं, जो रॉक्स होती हैं, जैगेड रॉक्स एट द बीच का शोर, उसने सेम वुंड को वापस फाड़ दिया होता है, लाइक हर्ट कर दिया होता है। सो ही इज़ बीन ब्लीडिंग फ्रॉम दैट वुंड ऑल ओवर द सैंड। तो उसको फिर ये लोग उठाते हैं, वापस घर में लेके जाते हैं, बट दे आर वेरी वेरी मतलब डरे हुए होते हैं अपने खुद के सर्वेंट्स से कि हमारे सर्वेंट्स हमें आउट वो ना कर दें, जाके हमारी कंप्लेंट ना कर दें कि हम एक सफ़ेद इंसान को, एनिमी के बंदे को उठा लाए अपने घर में। But anyways, they go and they get get him inside. If we sheltered a white man in our house, we should be arrested. ये हाना ने बोला था, but still because सदाओ एक सर्जन था, अपने मॉरल इंडिफरेंसेस को साइड में रख के वो लेके जाते हैं उसको अंदर रखते हैं। एंड देन दे अपने आप से टेल द सर्वेंट्स बिकॉज ऑब्वियसली घर में बंदा है, पता तो चलेगा सर्वेंट्स को, बट द सर्वेंट्स आर वेरी स्केर्ड कि हम तो कुछ नहीं करने वाले। दे आर नॉट जस्ट स्केर्ड, दे आर ऑल्सो इन disgust or dismay कि नहीं, we are not going to attend to the enemy no matter how much he's suffering or no matter if he's on the verge of death. हम इसके साथ कुछ हेल्प नहीं करने वाले उसको। तो वो गंदा होता है तो उसको धोने के लिए लाइक उसको साफ करने के लिए बोला होता है, एक बेबी जो मेड होती है उसको मना कर दी थी कि मैं नहीं करूँगी, तो उसकी वाइफ को खुद करना पड़ता है। बट उसकी वाइफ भी वो खुद आउट ऑफ वो नहीं करती है कि ओ नो, आउट ऑफ केयर नहीं करती है, शी जस्ट डज इट आउट ऑफ मॉरल ड्यूटी कि वो बंदा मर रहा है, हम मेरे को उसकी हेल्प करनी है। इतनी देर में सदाव आता है एंड ये जहाँ पे बंदे को लिटाया हुआ है ना, वहाँ वो दैट इज़ द रूम ऑफ सदाव्स फादर हु हैज़ पास्ड अवे इन द स्टोरी। एंड ये आयरॉनिकल चीज़ थी एक, बिकॉज उसके जो सदाव के फादर थे, ही हैड नो लाइक फॉर फॉरेन एनीथिंग। He wanted Sadao's wife to be Japanese. He wanted his furniture to be Japanese. He wanted everything in his room to be Japanese. And now there was an American man lying in the room, which was the irony of the situation. तो वो बस लेटा होता है वहाँ पे और सदाओ आता है with his medical like surgeon kit and Hana is like, तुम उसको ऑपरेट करने वाले हो? And he's like, हाँ, I'm going to do it. But they don't talk a lot because he is in his surgeon mode. वो अपना like proper checkup वेकअप कर रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है। तो ये स्टोरी तो यहीं पे है, मैं नीचे देख रहा हूँ बिकॉज़ मैंने पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, तो मैं कोई पॉइंट भूल ना जाऊँ मैं, इसलिए बार-बार देख रहा हूँ। बाकी स्टोरी मैं पढ़ चुका हूँ, डोंट वरी। जो इनके सर्वेंट्स होते हैं, ये तो आते ही नहीं है रूम में कुछ दिन तक। इवन आफ्टर सदाओ ऑपरेट्स ऑन द गाय, दे डोंट एंटर द रूम। द गार्डनर सेज समथिंग व्हिच इज़ लाइक कि अगर हमने उसकी हेल्प करी, जिसको गन ने भी मारा, जिसको सी ने भी मारा, तो गन्स एंड सीज हमसे वापस बदला लेंगे, व्हिच इज़ लाइक अ सुपरस्टिशियस स्टेटमेंट जो लिखी गई है। But Hana is also like afraid of entering the same room as the guy, not because of the superstitions, but because of the fact that he's an enemy who has come into their house. तो सब डरे होते हैं, but Sadao is the only one who is constantly going and treating him. Again, not out of care, but out of moral duty. तो सदाओ के बारे में ना कुछ वो होते हैं, उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में लिखा गया है, जिसको मैंने हाईलाइट करा हुआ था। तो एक तो लाइन थी कि द वाइफ वंडर्ड इफ सदाओ इवन लुक्ड एट द पर्सन दैट ही वाज ऑपरेटिंग ऑन, बिकॉज एवरीथिंग दैट ही डिड वाज सो परफेक्टली डन, सो प्रिसाइजली डन। तो दैट कुड हैव बीन अ पर्सनालिटी ट्रेट दैट सदाओ वाज वेरी अनबायस्ड, which is a trait which every surgeon should have, that they don't care who the person that they're treating is, they just care about if they're treating it to the best of their own capability or not. ठीक है, then उसकी determination दिखती है because when he is focused on his work, he doesn't even reply to his wife. Outside in the garden, he heard her retching because surgery हो रही थी and it was the first time that she was seeing the surgery. तो वो बाहर जाके उल्टी कर रही होती है गार्डन में, but he still continues working because he is so like laser focused on the surgery. एक लास्ट जो चीज़ थी वो इट वाज केयर, बिकॉज इवन दो वो फोकस था अपने सर्जरी पे, वो अपने पेशेंट पे फोकस था, ही स्टिल हैड हिज माइंड टू हिज वाइफ दैट शी वाज इन पेन, शी वाज इन शी वाज डिस्ट्रेस्ड बेसिकली, एंड ही वाज स्टिल केयरिंग अबाउट हर। सो वो थोड़ा नर्वस हो रहा था, ही वाजंट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग इन द सर्जरी, ही वाज जस्ट गेटिंग इम्पेशेंट विद द पेशेंट। ठीक है,
तो बस वो करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। एंड इसमें सदाओ की वाइफ का भी थोड़ा बहुत रोल होता है, तो लाइक टू मार्कर आ सकते हैं कि हाउ डिड सदाओ's वाइफ हेल्प। तो पहले तो उसने नहलाया बंदे को, लाइक साफ करा गर्म पानी से। एंड देन शी इवन टुक अप, लाइक सदाओ ने उसको बोला था कि तुम्हें उसको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा पेशेंट को, बिकॉज इफ ही वेक्स अप ड्यूरिंग सर्जरी तो उसको लाइक सेडेट करना पड़ेगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल शी वाज लाइक मैंने कभी करा नहीं है ये, बट देन शी केम इनसाइड आफ्टर डूइंग एवरीथिंग इन द गार्डन एंड शी लाइक दो मेरे को, I'll sedate him, I'll give him anesthesia. So it can show how she is very cooperative with her husband. She is very she's on the same moral level as her husband, and she doesn't separate her moral duties from her emotional feelings, all of that. ठीक है, हो गया, ये हो गया, उसकी काउस को हेल्प कर दी हमने। बट ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस एक छोटी सी चीज़ और आई थी विच इज़ थोड़ा नॉट रिलेटेड टू द स्टोरी, बट इट्स जस्ट अ कॉम्पिटेंसी चीज़ कि while they are treating the guy, they can see that he is in a lot of pain. And that makes Hana personally think कि जो स्टोरी सुनाते थे जापानीज लोग, जापानीज लोगों को, लाइक जो जापानीज वॉरियर्स एंड सोल्जर्स थे, वो जापानीज लोगों को जो न्यूज़पेपर में प्रिंट करते थे कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, जिनसे हम लड़ रहे हैं, दे आर वेलकमिंग अस बिकॉज वी आर लाइक फ्रीइंग देम। हर साइड अपने लोगों को यही बोलते हैं ना कि हम अच्छे लोग हैं। तो दैट वाज व्हाट वाज गोइंग ऑन इन हर माइंड। शी मेंशन्ड अ जनरल टकीमा, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, हु यूज्ड टू बीट हिज वाइफ, but then everyone overlooked that part because he had won a battle someplace. So she was thinking if it was everything was black and white कि ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, maybe there were some people who were both, कि अगर एक बंदा अपने वाइफ को टॉर्चर कर सकता है तो प्रिजनर्स को तो कर ही सकते हैं। So everything might not be as rosy and as happy as the Japanese news tells them or like makes them believe. So it can be a question about both the sides suffering from war. This person, ये जो बंदा है, he is seen as an escaped prisoner because उसके जो होता है ना, उसकी starved body, his wound, they all point towards him being an escaped prisoner of Japan. Like Japanese side से escape करके आया होता है and they're still helping him. That is the entire plot. Help करते हैं, bullet निकालते हैं, but he is still very, even Sadao is very wary कि भाई मेरे को, I mean I'm just doing it out of moral duty. He himself doesn't know कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ. And during all this time जो servants हैं, they refuse to enter the room and after a week or so they leave. They quit their job and they leave. इसमें एक छोटा सा उसकी बेबी सिटर का मेड का रोल है because she is very attached to the children, but still she leaves and Hana and Sadao are left alone to mend to this guy. They do it for a couple of days and बीच में और कुछ इतना important होता नहीं है, बस they are just helping. So सारे से competency based questions ही बन सकते हैं कि they are still helping him and even though उनके mind conflicted हैं कि हम enemy को help कर रहे हैं, they are still निभाविंग their moral responsibility. ठीक है, फिर आती है बारी सदाओ की जनरल को वो करने के लिए। ठीक है, सॉरी मैं एक बार देख रहा था, मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। तो सदाओ जाता है जनरल के पास बिकॉज जनरल ने उसको बुलाया होता है बिकॉज समथिंग हैज़ हैपेंड टू हिम विच इज़ आउट ऑफ नॉर्मल। ऑब्वियसली जनरल को अंडर केयर रखा गया है बिकॉज उसका समथिंग, उसका कुछ हुआ है जो इतना एलैबोरेट नहीं करा गया स्टोरी में। तो फिर दिखाते कि सदाओ जाता है जनरल के पास और वो बता देता है उसको अबाउट एवरीथिंग अबाउट द प्रिजनर एंड द जनरल इज़ वेरी लाइक ओके अबाउट इट। इज़ नॉट कि ओ नो ट्रेटर है मार डालो उसको। इज़ लाइक इट मेक्स मी बिलीव इन यू इवन मोर कि तुम अगर किसी की भी हेल्प कर सकते हो तो मेरे को तो ठीक कर ही सकते हो। तो वो बोलता है ये बातें होती हैं एंड जनरल और ये बात कर रहे होते हैं अबाउट जापानीज एंड अमेरिकन पीपल, अबाउट हाउ नॉट ऑल अमेरिकन पीपल आर बैड बिकॉज इवन सदाओ गया होता है अमेरिका डिग्री लेने के लिए जहाँ पे उसको 2-3 बहुत अच्छे लोग मिले होते हैं, द प्रोफेसर ऑफ एनाटमी, द प्रोफेसर जिसने उसको घर पे बुलाया होता है एंड इवन जनरल गया होता है अपनी डिग्री अमेरिका में लेने के लिए। सो दे बोथ कैन रिलेट टू ईच अदर अबाउट देयर moral responsibilities. And during this the general feels a heavy burden of like being the general of a war. His responsibilities dawn upon him while they're talking, so he even weakens more. तो ये भी बोल सकते हो कि जनरल की जो ओवरऑल हेल्थ थी वो
वो हो रही थी, खराब हो रही थी बिकॉज़ ऑफ हिज़ moral burden as well, not just as physical disease. तो ये एक पॉइंट हो गया। एंड देन जनरल ऑफर्स सदाओ कि मैं असासिन्स भेज दूंगा तुम्हारे घर पे ताकि वो मार देंगे अमेरिकन को, बट तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, लाइक यू विल बी completing your moral duty as well, and I will complete my duty as the general of the war. तो सदाओ अग्रीज कि ठीक है, मैं खुला छोड़ दूंगा उसका दरवाज़ा, असासन भेजो, मार डालो। एक बात हो जाती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं, कोई असासन नहीं आता। सदाओ इज लाइक बस आई कांट बी दिस डिस्ट्रेस्ड एवरी नाइट कि कोई असासन आके मेरे घर में किसी को मार रहा है। So he doesn't tell his wife about it, and he has had 3 or 4 sleepless nights in a row. So he takes it upon himself कि अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, हो गया। बंदा ओवरऑल लाइक एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस, मैं 25 पेज पढ़ नहीं रहा हूँ तुम्हारे सामने, आई एम ट्राइंग टू बी एज कंसाइज एज पॉसिबल, बट ड्यूरिंग दिस एंटायर थिंग द गाय इज स्लोली हीलिंग, ठीक है। एक दिन हील करता है, दूसरे दिन हील करता है, करते करते ही इज फाइनली हील्ड इनफ to walk and to do things on his own. So Sadao is like, मैं एक बोट तुम्हें दूंगा, एंड इस बोट में बैठो तुम, मैं तुम्हें खाना दूंगा, मैं तुम्हें पैसे नहीं, सॉरी, मैं खाना दूंगा, कपड़े दूंगा और मैं पानी दूंगा, एंड यू गो टू अ नियर बाय आइलैंड। बस सामने एक आइलैंड होता है, शोर लाइक सी को क्रॉस करके, पास में ही, मतलब पता नहीं कितने पास में, बट पास में होता है। ही इज लाइक, मैं तुम्हें एक फ्लैश लाइट दूंगा, you flash the light once every night before the sun, like just after the sun goes down, to let me know that you are okay. Flash it twice if you run out of food or clothes before you get rescued, and अगर तुम flashlight नहीं आएगी तो I'll assume कि तुम्हें rescue कर लिया गया है, and in order to be rescued wait for a Korean ship to come, because Japan and America war पे होते हैं, कोरिया को काम नहीं है बीच में, तो कोरियन शिप पे बैठ के वो बंदा कैन सेफली गो टू कोरिया और एनीवेयर he'll be safe, he'll be away from the enemy. तो ये बातें होती हैं, एंड वो उसको बोट देता है, सब कुछ देता है, एंड अपने उसको क्या बंदे को बिठाता है एंड भेज देता है। द गाय फ्लैशेस हिज लाइट वंस बिफोर द सन गोज डाउन, एंड Sadao is like, ठीक है, he is safely on the island, I'll go sleep, and he finally sleeps a good night's worth of sleep after like 3 days of sleepless nights. Then he is again at the general, तो जनरल से बातें कर रहे होता है, बिकॉज जनरल की इमरजेंसी वो आ जाती है, जनरल की इमरजेंसी क्या आ जाती है, जनरल की इमरजेंसी सर्जरी आ जाती है, तो वो उनको टेंड कर रहा होता है। तो अबाउट अ वीक लेटर, वंस द सर्जरी इज डन, ही फील दैट इट इज अप्रोप्रिएट टू टॉक अबाउट द प्रिजनर, बिकॉज वो पहले बात नहीं करना चाहता होता, बिकॉज इमीडिएटली आपकी बॉडी के साथ प्रॉपर एक सर्जरी हुई है, एंड देन यू बर्डन हिम विद द मेंटल लोड ऑफ अ प्रिजनर, तो लाइक ऑब्वियसली बंदा ओवरलोड हो जाएगा। तो ही टेल्स हिम कि वो प्रिजनर एस्केप करके, ही डजंट टेल हिम कि मैंने भेज दिया उसको। आज ही टेलिंग हिम ना, जो जनरल है उसको याद आता है कि ओ मेरे को तो मारने के लिए भेजने थे असैसिन्स, कहते हैं हाँ भेजने तो थे, कहते हैं आई एम सॉरी, आई हैव बीन सो बिजी विद माय ओन सेल्फ, सो सेल्फ अब्सॉर्ब बिकॉज ऑफ माय हेल्थ, कि मैं भूल गया। एंड इज लाइक कोई बात नहीं, अब तो हो गया, जो होना था वो भाग गया, प्रिजनर भाग गया। तो इज लाइक आई होप कि तुम इसको एज मेरी शॉर्ट कमिंग नहीं देख रहे हो, एंड यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। एंड एक लाइन लिखी हुई थी इसमें बहुत अच्छी, कि he suddenly comprehended, he is Sadao suddenly comprehended that the general was in the palm of his hand, and that as a consequence he himself was perfectly safe. मतलब जनरल ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि उस बंदे को पता है कि एक एनिमी का बंदा आया हुआ है, पता है कहाँ पर है, बट वो फिर भी उसको मार नहीं पाया। ये बात जनरल को पता होते हुए भी जनरल ने असैसिन्स नहीं भेजे, ये जनरल की शॉर्ट कमिंग थी, एंड इसलिए अब जनरल किसी और को नहीं बता सकता कि सदाओ के घर में अमेरिकन आया हुआ था। तो अब सदाओ सेफ हो गया, बिकॉज सदाओ ने जिसको बताया था वो और किसी को नहीं बताएंगे। जो तीन सर्वेंट्स थे जिनको बताया था, द कुक, द गार्डनर एंड द मेड, वो तीनों भी किसी को नहीं बताएंगे, बिकॉज वो तीनों ही फैमिली से वो हैं, इमोशनली कनेक्टेड हैं। जो गार्डनर एंड कुक है वो सदाओ के फादर के टाइम से सेम घर में है, एंड जो मेड है वो बच्चों से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली बॉन्डेड है। तो अब सदाओ इज सेफ, ना जनरल बताएगा ना कोई और बताएगा, वाइफ तो क्यों नहीं बताएगी, मैंने खुद हेल्प करी है। द सदाओ इज सेफ, द गाय इज सेफ। गाय को भेजने से पहले एक और छोटी सी चीज़ थी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट थी, कि उसने उसके सर पे ना एक ब्लैक क्लॉथ बांध दिया था, टू मे बी प्रिवेंट अदर फिशरमैन फ्रॉम सीइंग दैट ही वाज ब्लॉन्ड एंड सेलिंग अवे, ताकि उसको रास्ते में ही ना मार दें, ठीक है। एंड ही ऑल्सो सेड कि अपनी फ्लैश लाइट को रात में मत शाइन कर देना, क्योंकि पता चल जाएगा लोगों को कि तो वहाँ पे कोई है बंदा,
वहाँ पे फायर मत जलाना कि पता चल जाएगा। ही वॉज बेसिकली टेलिंग हिम टू बी वेरी कॉशियस। ये सब हो जाता है। एक रात सदाव को लाइट नहीं दिखती है एंड लास्ट पेज है स्टोरी का। सदाव को लाइट नहीं दिखती है, ही रियलाइजेस कि ओ द पर्सन इज गॉन, द पर्सन इज सेफ। एंड फाइनली जो पूरा 1 2 3 हफ्तों का बर्डन था वो गया सदाव के शोल्डर्स के ऊपर से। लास्ट की जो पैराग्राफ है मैंने पूरा ही हाईलाइट करा हुआ है बिकॉज हर स्टोरी का लास्ट पैराग्राफ तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता ही है। He is thinking, he's sitting, he's like standing on the shore looking at the sea and thinking about all the American people that he met. तो ही वॉज थिंकिंग अबाउट द गुड पीपल फर्स्ट एंड देन उसके दिमाग में ना उसकी लैंड लेडी आई, जो लैंड लेडी वॉज फिल्ड विद प्रेजुडिस एंड हाँ प्रेजुडिस एंड रेसिज्म, लाइक इनेट रेसिज्म जिसको बोलते हैं ना, जो इंटरनलाइज होता है कि हम अमेरिकन हैं, तुम जापानीज हो, ऐसा रेसिज्म जिसने पहले अग्री नहीं करा होता उसको घर देने के लिए बट फाइनली कर दिया होता है। सो ये सेइंग कि ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर बिकॉज शी हैड नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजिया। उसने उसको फ्लू जब हुआ होता है तो उसको हेल्प करी होती है लैंड लेडी ने, डिस्पाइट बीइंग प्रेजुडिस, डिस्पाइट बीइंग discriminatory towards the guy. But it was difficult for she was no less repulsive to him in her kindness. मतलब even as she was kind, she was still very repulsive to him because she was keeping her distance. कि Japanese American वाला। And then he thinks about his own interaction with the guy because जब वो heal कर रहा होता है तो जा जाके बीच में सदाव बात कर रहा था थोड़ी as a doctor, not as a person who is not from a friendly perspective but from a professional perspective. तो वो भी बहुत ही coldly बात कर रहा होता है एक बंदे से because उसको पता है कि वो enemy है मेरा, तो like मैं I can't be very comfortable with him. So he thinks about, now he remembered the youthful haggard face of this prisoner, white and repulsive. तो मतलब पहले उसकी लैंड लेडी ने उसको रिपल्सिवली ट्रीट करा गया होता है, अब ये इसने उसको रिपल्सिवली ट्रीट किया गया था, तो ये थोड़ा आयरनी वाला कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। एंड लास्ट लाइन है कि स्ट्रेंज ही थॉट, आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम, ही हैड मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू किल the prisoner but he didn't, and he's wondering to himself why he didn't kill him. So this line is completely up to interpretation. ये last line आ सकती है of a question कि इसके बाद expand करो कि what are your thoughts कि why did he not kill the prisoner. There can be multiple points that he's a surgeon, he was morally bound to, मैं पता नहीं कितना morally बोल चुका हूँ, बहुत important word है morally, लिख देना किसी न किसी आंसर में अपने। He was morally bound to help the prisoner. He had met so many good American souls that he knew that not all Americans were responsible for the war and some of them were just sent out to die, and he did not want that fate upon the guy. कुछ भी लिख सकते हो, this is completely up to interpretation. And that is the end of Enemy. I think this is going to be the longest segment. Also, before moving to the next chapter, I would like to tell जो मैं बताने वाला था पहले कि although the story revolves around the war, मेरे को इस पर्टिकुलर स्टोरी में द थीम ऑफ चांस बहुत बार आता हुआ दिखा। पहले तो वो हाना के केस में आया कि दे मेट बाय चांस बाय फेट। फिर टॉम के केस में आया कि उसको बुलेट लगी, उसको पत्थर लगा बट वो फिर भी बच गया, दैट वाज बाय चांस। वो सर्जन के घर पे लाइक ही बाउंड अप ऑन द शोर ऑफ द हाउस जिसमें एक सर्जन रहता है, दैट वाज बाय चांस बिकॉज एनी अदर हाउस वुड हैव लेट हिम डाई, दैट वाज बाय चांस। एंड इवन जनरल का जो लास्ट में पार्ट आया था जिसमें द जनरल forgot to send assassins was also by chance. It was completely by fate that Tom was the name of the guy. Did I mention that? I'm sorry. Tom was the name of the guy. It was completely it was completely up to fate that Tom survived. It was completely up to fate that everything happened in the story. The general forgetting was fate. The Hannah and Sadao meeting were fate. Tom coming and going was fate. It was all fate. तो मेरे को ये थीम ऑफ फेट बहुत ज़्यादा दिखी है इस चैप्टर में, जो इतनी ज़्यादा वो नहीं करी गई है, लाइक हाईलाइट नहीं करी गई है बुक में। तो कोई क्वेश्चन आएगा तो यू विल नो इट। ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। Okay, on the face of it is the next chapter. It is in the form of a dialogue which is written by Susan Hill, in which Derry is the main character, who is a 14-year-old boy who meets Mr. Lamb. So he meets Mr. Lamb when he's sneaking in the garden of the house that Mr. Lamb lives in. Terry is not expecting anyone to be there because he thinks that no one lives in that house. But वो जब Mr. Lamb को देखता है, so he gets startled. He is about to leave when Mr. Lamb is like, no, you can come. A lot of children come here to pick up apples. There's nothing to be afraid about. He said, I'm not the one afraid. People are afraid of me.
which is where it starts to, which is where Derry starts to like प्रोजेक्ट बेसिकली डायरी क्या होता है, डायरी का जो शक्ल होती है ना, वो आधी जली हुई होती है। सो क्या होता है व्हेन यू हैव समथिंग सो परमानेंट व्हिच हैपेंस टू यू, व्हिच इज़ लाइक अ नेगेटिव थिंग, पीपल टेंड टू ओवर कंसोल यू एंड ओवर सिम्पैथाइज़ विद यू। तो एट एक पॉइंट तक वो कम्फर्टिंग होता है, बट उसके बाद जिस इंसान के साथ वो हुआ होता है ना, ही हैज़ टू इवेंचुअली मूव ऑन एंड एक्सेप्ट इट, बिकॉज़ जो चीज़ हुई है वो नियरली परमानेंट है। बट एक पॉइंट के बाद जब लोग करते रहते हैं, उस चीज़ को कंसोल करते रहते हैं, उस चीज़ को जस्टिफ़ाई करते रहते हैं ना, तो वो उनको खुद खुद को बुरा लगता है, जिसके साथ हुआ होता है वो, एंड दे स्टार्ट लाइक डिस्पाइज़िंग सच सिम्पैथीज़। तो डेरी का भी कुछ ऐसा ही केस था, बिकॉज़ डेरी को इतने टाइम से इतने ज़्यादा लोगों ने ऐसी लाइक रूड रिमार्क्स, क्रूल रिमार्क्स करे हैं कि ही हैज़ ग्रोन एक्सट्रीमली डिफेंसिव about himself, and he like pushes people away before they can even talk to him, because he knows that even like they are frightened, they are scared by looking at his face, and they will eventually like they're just talking to him so that he doesn't feel bad. That's what he thinks. So Darius goes, "Ki, this is what you think, that this is a boy, his face is terrible, you think I'm extremely ugly." And Mr. Lam just ignores this entire thing, and he's like, "तुम्हें apple चाहिए ना, मैं apple लेकर आता हूँ. I'll bring a ladder, I'll make this fruit into jelly." And he's like, "Why are you diverting the topic? You see that my face is like not, you see what's wrong with my face, and you think that I don't notice people pretending that they don't see it, but I do. I see that they are pretending. I see that they actually do notice my face, and they actually don't like it, or like afraid of it, whatever it is." And he's like, "Do you want me to ask you about your face? Like, why are you bringing it up again and again?" कहता है, "No, I don't like talking to people." तो बहुत ही लाइक थोड़ा फनी सा कन्वर्सेशन थी ये। बट देन मिस्टर लैम फाइनली गिव्स एंड ही आस्क्स कि तुम्हारा फेस लाइक जल गया था? ही लाइक, "नो, एसिड गिर गया था एंड एसिड जस्ट टुक माय स्किन अवे." But like Mr. Lamb is, okay. So Terry is like, "Aren't you interested in knowing more?" And Mr. Lamb is like, "No, I'm not, because like multiple people come in my garden. Everything has something going on. I'm interested in everybody and everything, but not such things which don't matter." Like it's like for Mr. Lam, he's trying to convey the message कि इतनी external इतनी चीज़ें जो बाहर से है, ऐसा like the looks जैसे है, वो इतनी मैटर नहीं करती जितनी स्मॉल डिटेल्स ऑफ लाइफ करती है, विच इज़ द एंटायर क्रक्स ऑफ द स्टोरी, कि मिस्टर लैम्ब इज मच मोर involved, much more enthusiastic about the small things about life, like his garden, like his beehive, like his apple tree, making jam, making friends. इन सब चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस करता है, विच इज़ व्हाट ही सेज, कि आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबॉडी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, देयर इज़ नथिंग दैट गॉड हैज़ मेड विच इज़ नॉट इंटरेस्टिंग टू मी। सो वो बोलता है डेरिको के सामने, "देख, क्या दिख रहा है?" कहता है, "वीड्स दिख रहे हैं." कहता है, "इफ दैट्स व्हाट यू वुड लाइक टू कॉल देम, बट यहाँ पे फूल है, देयर आर फ्लावर्स हियर, हर्ब्स हियर, प्लांट्स, बुशेस हियर, और वहाँ पे मैं वीड्स उगाता हूँ, बट बिकॉज़ बोथ ऑफ देम आर at the end of the day green plants who are bustling with life. They're not different from each other. They just need to grow in separate environments, and it's the same way that we are same." Daddy is like, "हम लोग सेम नहीं है." कहता है, "हाँ, yes we are. I'm sitting down, you are standing up. You have a burnt face, I have a blown up leg. I have a tin leg." कहता है, "tin leg?" कहता है, "Yes, my leg got blown up in war." And he's like, हाँ, तो वो डैडी उसकी लेग के बारे में करता है थोड़ा-सा क्वेश्चन, एंड लाइक लोग मेरे को लेमी लैम्ब बुलाते हैं, बट देयर इज़ नथिंग दैट आई लाइक गेट अफेक्टेड फ्रॉम, इट्स समथिंग व्हिच आई टेक इन अ प्लेफुल वे। कहता है, "बट यू कैन हाइड योर लेग, आई कांट हाइड माय फेस." कहता है, "बट देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, लाइक यू डोंट हैव टू हाइड योर फेस. पीपल विल इवेंचुअली लुक एट इट एंड देन गेट बोर्ड, एंड देन देयर इज़ सो मेनी अदर थिंग्स टू लुक एट." एंड ये बात होती है उनके बीच में, they bring up the topic of Beauty and the Beast, and as always, Jerry is extremely defensive. He's like, "I've heard it a million times. Beauty and the Beast didn't look nice. I know I don't look nice. All of this." And Mr. Ram is like, "But that's not the case. It doesn't really matter." They start talking about how nobody likes Derry. Derry says that nobody loves me, nobody will kiss me. Even my own mother only kisses me just because she's my mother, and that too on the part which is not burnt, not the part which is burnt. And she only kisses me because she has to. She has no other option, and which is the type of kisses that I don't want. So
something that Derry and Mr. Ram talk about. And Derry tells how people whisper about him, how a girl who was passing by said कि उसकी शक्ल, like what a terrible face which only a mother could love. I don't know मैं अगर ये बोल चुका हूँ या नहीं बोल चुका, but that's something that a girl said as she was walking by. And Derry is like, so you don't have to believe everything that you hear. तुम्हें लोग अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हैं, बट तुम उसको तो फोकस नहीं करते हो. But you are choosing to believe everything negative that you hear about you. And he's like, but they're still cruel. कहता है, but plenty of other things are cruel. Everyone will say something or something or the other about you. You don't have to pay attention to every single thing. He says that वहाँ पे मेरी जो beehive है वहाँ पे bees buzz करती रहती हैं, but मेरे को लगता है कि वो हम कर रही हैं. I perceive it as a song, whereas you perceive all the negative thoughts as if they're a personal attack to you. ये लिखा नहीं हुआ, मैं just बोल रहा हूँ कि like, but everything shouldn't be taken in such a negative personal way. लोग चीज़ें बोलते हैं, बोलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है. लाइक जो लोग बोलते हैं उसको बोलने दो, ये है उसके बारे में. He then tells Jerry about someone who was so afraid to live life that he once locked himself in the room. He thought कि वो बाहर जाएगा तो कुछ ना कुछ तो बुरा हो ही जाएगा. बस मार देगी, लोग मार देंगे, कुत्ते मार देंगे, ये मार देगा, वो मार देगा, मर जाऊँगा बेसिकली, बाहर जाऊँगा तो मैं. एंड मेरे लोग मज़ाक उड़ाएँगे. तो ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन अ रूम एंड डेरी लाइक, फिर क्या हुआ? कहते हैं पेंटिंग गिर गई उसके साथ में, मर गया. So Derry starts laughing, and because Derry starts laughing, this is the part of the story where you see Derry becoming comfortable with talking to Mr. Lam. Sorry, बहुत तेज बोला मैंने. This is where Derry starts to become comfortable with talking to Mr. Lam. He points out how Mr. Lam asks and says peculiar things which people don't really say to him. People are usually only trying to comfort him, sympathize with him, and then they talk about his house, how he doesn't have curtains. They then again come to the topic of his face, and he's like, you have two legs, two arms, two eyes, two ears, they all work perfectly. It doesn't matter if half of your face is burned, you still have everything else perfectly intact. तो जो भी लोग तुम्हें इसके बारे में बोलते हैं ना कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ओ नो ये हो गया, तुम उन सबसे बेटर कर सकते हो इफ़ यू पुट योर head to it. They start talking about friends, how Derry doesn't have any friends, and he asks Mr. Lam कि तुम्हारे दोस्त हैं? And he's like, hundreds of friends. कहते कौन कौन? कहते everyone who comes in my house. जो टॉफ़ी लेने आते हैं वो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो फ्रूट्स लेने आते हैं वो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सर्दियों में जो आग में अपने हाथ सेकने आते हैं वो भी मेरे फ्रेंड्स हैं. कहते हैं बट यू डोंट नो एनी ऑफ देयर नेम्स, यू डोंट नो इफ दे विल कम बैक और नॉट, हाउ कैन दे बी माय फ्रेंड, हाउ कैन दे बी योर फ्रेंड्स. कहते इवन यू आर माय फ्रेंड, as long as someone doesn't give me a reason for them to be my enemy, they're all my friends. हमने तो enemy अभी खत्म करा है. So Mr. Lamb just talks about this, and he's talking about that it doesn't matter that people stare at you. Well, it's a bit repeated because वही conversation हो रही है कि outer looks doesn't matter. Mr. Lamb अपने proper तरीके से, Mr. Lamb is a very all over the place character, ठीक है. He randomly starts talking about a bit of the conversation that Derry was having. Derry rant कर रहा होता है कि nobody likes me, everybody stares at me, and I would like to do this and that, and वो कोई भी particular part को पकड़ के उसके ऊपर expand कर देगा Mr. Lam. तो ये होता है. Derry is talking about how he would like to live in such a house, and then Mr. Lamb asks him कि हाँ, Mr. Lamb asks him that you can come anytime. And yeah, Terry's like, no, I'll scare other people away, because he's obviously still in the I don't look nice, people are afraid of me वाला phase. वो तो जाता नहीं है end तक. तो he's like, अब लोग भाग जाएंगे मेरे को देख के if I come to your house again and again. Even my mother won't let me come because even she and my father, like I hear them talking about how I'll live my life, how I'll be successful or proceed or basically just live my life with a face like that. जिसपे वो बोलता है कि again it has nothing to do with your face, you have everything else intact, it's just what you put your mind into. तो कहता है कि डैडी बोलता है, वो मिस्लाम उससे पूछता है कि what is it that you want to do, like they tell you that your parents talk about how you can't do certain things, what is it that you want to do? And he's like, I don't know. कहता है then get to know. कहते हैं how? कहता है by waiting, by watching, by listening. क्योंकि जब डैडी ने उससे पूछा होता है ना कि तुम्हें कैसे पता है सब चीज़ें जो तुम मेरे को बता रहे हो, तो मिस्टर लाल ने भी यही बोला होता है by waiting, watching, listening. तो वो डैडी को भी यही बोलता है by waiting, watching, listening. तो ये आ सकता है comprehension
कॉम उसमें कोड दे के बोल सकते हैं कि इसके ऊपर इसका मतलब बताओ। तो इसका मतलब कुड बी ही इज़ टेलिंग Derry to have patience in his life, to take life slowly, to not rush into such negative thoughts about himself, to not get everything so personal, like not take everyone's comments so personal. तो बस ये सारी बातें कर रहे होते हैं and Derry is still not buying everything. He goes कि you are crazy. As Mr. Lamb is getting up to go to his beehive to tend to the bees, he's like you are crazy. तो तब मिस्टर लैम की बेस्ट लाइन आती है, he's like a good excuse for not to come back. And you've got a burned up face, which is other people's excuse. So ये जो लाइन है ना, जो पर्टिकुलर डायलॉग है, ये आ सकता है या इससे रिलेटेड आएगा। पूरी जो स्टोरी है ना, ये इन दो लाइन में सम अप हो जाती है। गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक एंड यू गॉट एक बर्न्ड अप फेस विच इज़ अदर पीपल्स एक्सक्यूज। तो वो बेसिकली डेरी की इंटायर सिचुएशन को सम अप कर देता है कि he is making excuses for on the behalf of other people so that he doesn't have to come back. It's not that everyone is afraid of him. It's not that nobody likes him. It's just that because some few people don't, he is making up excuses that nobody does. And just because he has a burnt up face, other people are making excuses to not talk to him. तो एक्सक्यूज वाली बात हो रही है कि you are subconsciously making excuses which is limiting your potential, which is limiting your friend circle, which is limiting the places you visit, which is limiting the things you want to do. It's basically putting a limit on you. तो डेरी चिल्लाता है उसके पीछे कि अभी भी तुम्हें मेरी शक्ल नहीं पसंद, तुम डरते हो मुझसे, सेम चीज़ चिल्लाता है, बट मिश्राम चिल्लाता है। दैट इज़ सीन 1। सीन 2 कम्स टू डेरी का घर, जिसमें डेरी अपनी मम्मी से लड़ रहा होता है। उसकी मम्मी बोलती है कि उसके घर नहीं जाना, वो लेमी लाम्ब है। लेमी लाम्ब बुलाते हैं मिस्टर लाम्ब को बिकॉज़ की टांग नहीं होती। आई डोंट नो, मैंने बताया नहीं बताया, ये मैं भूलता जा रहा हूँ, जैसे मैं चीज़ें बोलता जा रहा हूँ, बट आई थिंक मैंने बता दिया था। तो उसका वो बोलता है नो आई गो देयर। कहता है व्हाट इज़ इट दैट यू वांट टू डू देयर? कहता है आई वांट टू सिट एंड आई वांट टू लिसन टू हिम टॉकिंग। कहता है टॉकिंग अबाउट व्हाट? कहता है थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, थिंग्स दैट आई वांट टू थिंक अबाउट। These are the two lines that I've highlighted because this is Derry ki entire plight. This is Derry living his life by when people say things to him that he has already thought about a million times. They say things to him that don't matter, and they say things to him that everyone has said multiple times. तो उसका complete opposite Mr. Lam कर रहा होता है. Things that matter, things that nobody else has said, and things that he actually wants to think about, like what he wants to do with life, like where he wants to live, what kind of house that he wants to live, why is it that he wants to live in such a house, delving into his character. तो मदर बोलती कि नहीं जाओगे तुम, डैडी बोलता मैं जाऊंगा, एंड वो भाग जाता है। एंड as he runs he's like because if I don't go back there I'll never go anywhere in this world again. ये एक वो है throwback है to Mr. Lamb saying कि you are afraid, जैसे मैंने बताया था ना कि you are limiting yourself, you are afraid to go places that you can't go, you are afraid to do things that you can't do just because you have this self image about yourself that तुम्हारी शक्ल खराब है, इस वजह से तुम और कुछ नहीं कर सकते हो। And he runs and he goes because if I don't go back there I'll never go anywhere in this world and I want the world, I want it। ये बोलते बोलते वो भागता है। जैसे सीन 2 वो सीन 3 में एंटर करता है। He enters the garden and he finds Mr. Lamb lying there with the like the ladder thing that fallen off, and he says Mr. Lamb. He tries to wake him up, but Mr. Lamb doesn't wake up. He calls Mr. Lamb Lemmy Lamb. He still doesn't wake up. And एक चीज़ मैंने नहीं बताई थी स्टार्टिंग में, just because मैं इसके बाद बता पाऊँ, is that जब वो बात आई थी ना कि घर में बंद कर लूँगा अपने आप को, रूम में बंद कर देता बंदा, वो फ़ोटो गिर के मर गया था वो बंदा। उससे पहले द थिंग दैट ही सेड दैट टू was Derry saying कि you could fall down that ladder and die and nobody will come to help you because you don't have any real friends, because there's no one who cares about you, because there's no one who loves you। and उस पे उसने ये बोला था। तो जो डेरी ने बोला था एक 10 पेज लंबी कन्वर्सेशन में कहीं बीच में, जो हम भूल गए थे पढ़ते पढ़ते, वही हुआ एंड में। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। तो कौन से कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं? एक ही थीम चल रहा है अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, अबाउट सेल्फ इमेज, अबाउट इनसिक्योरिटीज एंड अबाउट द हार्डशिप्स दैट अ पर्सन हैज़ टू सफ़र व्हेन समथिंग बैड हैपन्स टू देम विच इज़ लॉन्ग लास्टिंग। उसी आइडिया के ऊपर एक्सपैंड करके ऑलमोस्ट हर आंसर हो जाएगा।
अगर कोई 2 मार्कर आता है बहुत ही स्पेसिफिक इस वाले पार्ट से, तो वो भी आंसर कर सकते हो। अगर मेरे पास आया होगा मेरे प्री बोर्ड में तो मैं बता देता हूँ, जिसका मैंने अगर आंसर करा होगा तो। नहीं, 2 मार्कर नहीं आया था, 5 मार्कर आया था। वही जो मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में कि राइट अ डायरी एंट्री एज़ डेरी दैट हाउ मिस्टर लाम चेंज्ड योर लाइफ। जो मैंने बिना चैप्टर पढ़े लिखा था, इट वाज़ द सेम थिंग एज़ आई हैड थॉट। मिस्टर लाम हैड हेल्प्ड हिम इम्प्रूव हिज सेल्फ इमेज, एंड मेरे को ये नहीं पता कि एंड में मिस्टर लाम मर जाता है, बट दैट इज़ द स्टोरी। ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज़ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इज़ अ चैप्टर जो कि 2 पोर्शन में बँटा हुआ है। एक है ज़िटकला सा की कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर वाली स्टोरी, एंड एक है बामा की अनटचेबल वाली स्टोरी, ठीक है? तो ज़िटकला सा की स्टोरी जितनी वेग है, उतनी ही डिटेल्ड अनटचेबल वाली स्टोरी है। तो इट बैलेंसेस ईच अदर आउट, तो इसको एक कंप्लीट चैप्टर मान लो। दे आर बोथ टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, but they're not specifically discrimination towards women. It's basically discrimination towards an entire group or a caste, ठीक है? अनटचेबिलिटी में तो पूरा कास्ट के अगेंस्ट कास्टिसिज्म जो भी होता है वो है। एंड जो ज़िटकला सा वाली है उसमें नेटिव अमेरिकन्स एंड जो इंडियन अमेरिकन्स थे, जो इंडिजिनस पीपल थे अमेरिका में जो रहते थे अराउंड द लेट 1800s अर्ली 1900s, उनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है वो है। तो ज़िटकला सा वाली तो छोटी सी ही है। इट स्टार्ट्स ऑफ इन अ हॉस्टल, इन अ मिलिट्री हॉस्टल, बट वो लिखा नहीं हुआ, मैंने सर्च किया था बिकॉज़ बहुत ही वेग था। तो इट बेसिकली इज़ अ स्टोरी ऑफ द गर्ल ज़िटकला सा, जिसको उसकी मम्मी से ले लिया था एंड शी वाज़ सेंट ऑफ टू एन हॉस्टल टू हैव बेटर एजुकेशन अपॉर्च्युनिटीज़। ये वाला पोर्शन चैप्टर में नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए कि स्टोरी में क्या हो रहा है, ठीक है? सो द स्टोरी स्टार्ट्स इन अ हॉस्टल इन व्हिच द बेल इज़ रिंगिंग एंड दे आर ऑल गेटिंग रेडी। उसका फर्स्ट डे है, सो शी इज़ थोड़ी-सी लॉस्ट। तो बेल बजती है, सारे बच्चे बाहर आते हैं। दूसरी बेल बजती है, सारे चेयर्स निकालते हैं लाइक इन अ क्लासरूम बिकॉज़ हॉस्टल में पढ़ाई होती है। उसके बाद तीसरी बेल बजती है, फिर वो बैठते हैं। वो ज़िटकला दूसरी बेल पे बैठ जाती है, उसको पता नहीं होता कि नहीं बैठना होता, वो उठती है, वापस बैठती है। फिर कोई बंदा सामने से कुछ ना कुछ बोलना शुरू करता है, जो वो सुनने की कोशिश करती है, नहीं सुन पाती है। इट्स ऑल वेरी, वेरी वेग, कुछ भी नहीं हो रहा स्टोरी में। दे आर जस्ट ईटिंग बेल बाय बेल पे बाय बेल। मतलब पहली बेल हुई, लाइन बनाई, दूसरी बेल हुई, चेयर हटाई, तीसरी बेल हुई, बैठे, चौथी बेल हुई, खाना खाया। तो लाइक बेसिकली 4 बेल लगती हैं, ठीक है? एंड व्हाइल शी इज़ ईटिंग शी लुक्स एट अ वुमन, पेल फेस्ड व्हाइट हेयर्ड वुमन स्टेयरिंग एट हर, ठीक है? एंड जो मैं कल बता रहा था ना एक क्वेश्चन ईटिंग बाय फॉर्मूला, वो यहाँ पे आता है। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वाज़ नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल ऑफ द फर्स्ट डे। फॉर्मूला ये फॉर्मूला है, फर्स्ट बेल, सेकंड बेल, थर्ड बेल, फोर्थ बेल। बट अगर आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपने आंसर में बेल का कहीं नहीं लिखा था। आई जस्ट रोट अ स्ट्रिक्ट रिजिड शेड्यूल व्हिच वाज़ वेरी जेनेरिक बट स्टिल गॉट मी द मार्क्स। तो मतलब ये बेल्स नहीं दिमाग में रखोगे तब भी काम चलेगा, ठीक है? बट फॉर कंटेक्स्ट बता रहा हूँ कि ये बहुत ही टाइम्ड चीज़ें थी। They were eating by formula, they were sleeping by formula, they were waking up by formula. So that this is what the formula was, ठीक है? फिर उसी दिन खाने के बाद जो वुमन जिसको देख रही थी ना, लेट इन द मॉर्निंग उसकी जो दोस्त है वो उसको बताती है कि द लाइक जो मिस्ट्रेसेस नहीं होती, हेड मिस्ट्रेसेस एंड टीचर्स जो नहीं होती, दे बेसिकली रन द स्कूल। इवन द टीचर्स दे स्टे देयर हॉस्टल्स व्हेन दे रन द स्कूल। तो दे वर प्लानिंग टू कट ज़िटकला सा's लॉन्ग हेयर, ठीक है? बिकॉज़ बाकी सारी जो वहाँ पे लड़कियाँ थी, they were mostly Indian and they had short hair and like a bob cut or what was the exact word? They had I don't know, कोई तो इन्होंने एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड यूज़ किया था बालों के लिए, जो शिंगल्ड हेयर होते हैं जो यहाँ से पार्टीशन्ड होते हैं और इतने छोटे तक होते हैं। मेरे को सर्च करना पड़ा था। दे वर लाइक द 1800s वाला जो फैशन है। बट ज़िटकला सा के लंबे बाल थे बिकॉज़ शी बिलॉन्ग टू अ ट्राइब in which short hair was considered cowardly. The shingled hair and the short hair were considered cowardly and they were worn by mourners. मतलब basically cowardly याद रखो कि जो लोग डरपोक होते थे वो short hair रखते थे. Long hair was a symbol of courage and independence and strength, ठीक है?
तो उसकी जो दोस्त है उसने बोला अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब काटेंगे तो काटेंगे, हम कहाँ ही जाएँगे, हम तो हॉस्टल में हैं। शी इज़ लाइक नो आई विल प्रोटेस्ट। तो वो भागती है, वो जाके एक कमरे में, जहाँ एक कमरे में घुसती है जहाँ पे 3 व्हाइट बेड होते हैं बड़े-बड़े, व्हिच इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। वो बस ये याद रखो कि एक बेड के जाके नीचे जाके छुप जाती है कोने में, एंड फिर उसको बाहर निकालते हैं। दो फाइनली आफ्टर सर्चिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे फाइंड हर, दे पुल हर आउट, दे टाई हर टू अ चेयर एंड दे कट हर हेयर, ठीक है? इसमें बस लास्ट का जो पैराग्राफ है वो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, मेरे को लगा इंग्लिश वाइज़, कि दे आई हर्ड देम नॉ ऑफ वन ऑफ माय थिक प्रेयर्स, मतलब एक प्रेयर तो कर गई, 2 होती हैं यूजुअली। देन आई लॉस्ट माय स्पिरिट after the first blade was on, then she lost her spirit. Since the day I was taken away from my mother, I had suffered extreme indignities. People had stared at me. I had been tossed about in the air like a wooden puppet, and now my long hair was shingled like a coward's. Okay, it was basically depicting the struggle that she had to face because she was an indigenous American woman. ठीक है, this Native American woman थी वो, जिसकी वजह से उसको ये सारी डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ रही है, विच इज़ व्हाई दिस एक्सट्रैक्ट एक्जिस्टेड, ठीक है? एंड शी स्क्रीम्ड हर मदर्स नेम, बट शी wasn't there to help her. And last में लिखा हुआ है, I was only one of the many little animals now driven by a herder. मतलब they had taken the person who was one of the important people of a tribe and then shingled her hair, which were considered a sign of cowardness, and मेड हर पार्ट ऑफ द क्राउड, दैट्स व्हाट शी हैज़ रिटन, ठीक है? फिर हम आ जाते हैं सेकंड वाली पे, फर्स्ट वाली में इतना ही था। सेकंड वाली में आ जाते हैं वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स बाय भामा। ये है थोड़ी ज़्यादा डिटेल्ड दैन द लास्ट वन, एंड दिस इज़ टॉकिंग अबाउट अनटचेबिलिटी एज़ अ होल। पिछले वाले में तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट स्पेसिफिक ग्रुप्स था ना, अनटचेबिलिटी एज़ अ होल वाज़ अ कास्ट सिस्टम, तो उसके अगेंस्ट है ये वाली। ये भी छोटी-सी ही है। It is about a small girl who didn't know about untouchability for a very long time. She was in third class until she got to know, like till before she got to know. ठीक है? तो एक बहुत ही 1 पेज लंबा डिटेल है कि जब वो अपने स्कूल से वापस घर जाती थी, तो उसको कैसे-कैसे 10 मिनट के रास्ते में 1 घंटा लगता था, बिकॉज़ वो हर जगह रुकती थी। एंड देयर इज़ जस्ट सो मच इन दिस पेज कि मैंने ढंग से इसको पढ़ा भी नहीं है, बिकॉज़ इट्स जस्ट टू मच डिटेल्स फॉर मी टू रिमेंबर। तो 2-3 चीज़ें याद रख लो कि वो मंकी को परफ़ॉर्म करते देखती थी, स्नेक चार्मर को देखती थी, मैजिक शोज़ देखती थी, पपेट शोज़ देखती थी, जो थोड़ी कॉमन चीज़ें हैं। वो ड्राइड फिश स्टॉल, स्वीट स्टॉल, स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक, नरी कुरवरा, खंटर जिप्सी, ये सब मैंने नहीं करा है, कोई ज़रूरत भी नहीं है इन सबको करने की। जो थोड़ी कॉमन चीज़ें जो आप अपने आंसर में लिख सकते हो टू लाइक हाइलाइट योर आंसर। Like she used to stop by to look at various fun entertainment shows, and sometimes the politicians used to come and speak on the mic, which she used to stand and hear. इतना लिख सकते हो, काफ़ी है, ठीक है? पर बाकी पूरा भी यही है। एंड देन इट कम्स कि एक दिन वो आती है, एंड शी इज़ लुकिंग एट अ कंस्ट्रक्शन साइट व्हिच इज़ गोइंग ऑन, and she sees one of her community के elders coming like down the road, and he's hunched up, ठीक है? ऐसे वो hunch करके एक थैला को, he's holding the thela by a string, and he's walking, and she starts laughing. She thought that he was being funny, like he was doing it on purpose as a bit, because every day she used to stop by, look at the entertainment which was available, लोग अलग-अलग shows कर रहे हैं, so she thought this was also an act. तो वो देखती है कि वो ऐसे-ऐसे करके आ रहा है स्ट्रिंग में लेके, and she saw the बंदा give the food to the construction worker, नॉट वर्कर, लाइक जो लैंडलॉर्ड था उसको देता है वो खाना, एंड ही हैंड्स द पैकेट टू हिम बाय द स्ट्रिंग, एंड वो पैकेट को पकड़ के खाना खाता है। लाइक द पर्सन वाज़न्ट इवन अलाउड टू टच द पैकेट बाहर से, एंड शी डिडंट नो दैट, सो शी वाज़ लाफिंग, एंड शी वेंट एंड टेल हर ब्रदर अबाउट दिस एंटायर टेल, एंड दैट्स व्हेन ही टोल्ड हर कि दोज़ लैंडलॉर्ड्स कंसिडर देमसेल्व्स अपर क्लास and us as untouchable, so they don't even let us touch their packet of food. This is when she realized कि oh, this is what untouchability is, and she wrote that it filled me with rage, and I wanted to go and touch his food myself. जो food था वो वड़ाई थी, like a वड़ा, because ये तमिल story है, ठीक है? तो सदन खाने में like जो वड़ा होता है ना, वैसा वो वाला वड़ा, तो वो वड़ा था उस खाने के पैकेट में। She was like I wanted to go and touch those वड़ाई myself. I was so angry. And then बस यही था। उसके बाद
they were just telling about her thought process. Ki how can they think that they are upper class from us? We are also human. They are also human. Just because they have a little bit more money than us doesn't mean that we are untouchable. Like, it's fine. We work at their field. We get the wages, but that should be it. We shouldn't be going running around errands, we shouldn't be running around doing errands for them. हमें उनके लिए लाइक ऐसे सर्वेंट की तरह काम नहीं करना चाहिए. हम पेड वर्कर्स होने चाहिए. दैट्स इट. नो अनटचेबिलिटी वाली कंसेप्ट उसको समझ में नहीं आया बिकॉज ऑब्वियसली बिजार कंसेप्ट है एक. And then her elder brother grew old. He was studying at a university. He got the highest level of education. एक दिन वो लाइब्रेरी से वापस आ रहा था तो एक लैंडलॉर्ड का बंदा आके पूछता है उससे कि आप कौन हो, आपका नाम पूछता है. And then he asked him about the street that he lived in. And he tells this back to his sister कि ये मुझसे इसलिए पूछा बिकॉज ताकि वो पता कर पाए कि मैं अनटचेबल हूँ या नहीं हूँ, मैं कौन सी कास्ट से बिलोंग करता हूँ. एंड ही सेड दिस इज व्हाई वी नीड टू गेट अ गुड एजुकेशन एंड यू नीड टू प्रोग्रेस because unless you don't like if you don't do that then they'll keep holding you back by being an untouchable. But if you get a proper education, if you progress in life, then they don't have anything against you because you are well educated and you are even more educated than they are, so they can't call a person who's above, like, more intellectual than them, an untouchable. And then the story ends with when she says that, okay, this is what I did and I used to come first in my class and I made a lot of friends. Like, that was the basic क्रक्स. तो दोनों स्टोरीज का मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही है अबाउट highlighting the discrimination amongst various groups of society during various periods of time. तो बस that was the moral concept दो स्टोरी में बटा हुआ है and that's about it. We'll move on to the next chapter. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की. छोटा सा चैप्टर है, 4 पेज का चैप्टर है एंड इट्स वेरी जनरल नॉलेज टाइप का चैप्टर है. इट इज़ अबाउट the nature and the effects of various global warming aspects to the nature. ठीक है. So the chapter starts with the author Tishani Doshi. Tishani Doshi is the author. She is on a Russian research, she or he मेरे को पता नहीं, but I'm guessing वो she है. She is on a Russian research vessel जिसका नाम है Academic Shokalskaya. ठीक है, रशियन टाइप का नाम है. And they're going to Antarctica. पहले तो अंटार्कटिका को डिस्क्राइब करते हैं कि when they reach तो उनको कैसे फीलिंग आई. तो he was the first feeling that he had was of relief कि इतनी लंबी जर्नी करके मैं फाइनली आ गया हूँ. Then it was of awe कि the entire Antarctic expanse is in front of me because Antarctica is uninhabited and it's very pure, it's very clear and it's just snow. So he was followed up with an immediate and profound wonder at its immensity. मतलब इतना बड़ा है. ठीक है. तो वो इसके बाद थोड़ा सा अंटार्कटिका को डिस्क्राइब करते हैं, हाउ इट गोज ऑन एंड ऑन. थोड़ी हिस्ट्री की बात होती है कि पहले इंडिया अंटार्कटिका साथ हुआ करते थे, फिर टूट गए, ये हुआ वो हुआ. हिस्ट्री वाला पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. द ओनली थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट आर दी फिलोसॉफिकल चीज़ें जो बीच बीच में लिखते जाता है कि to visit Antarctica now is to be part of that history and to get a grasp of what we are and where we have come from and where we could possibly be heading. So he's talking about how if we want to connect to our roots and we want to know about our origins, about our future, then we need to like that the visiting Antarctica is a way to do that. That's what he is saying. ठीक है. बाकी ऑलमोस्ट 1-1.5 पेज तक वो लोग सिर्फ एंटार्क्टिका को डिस्क्राइब करते रहते हैं. तो अगर तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, ऑल्दो इस पोर्शन से क्वेश्चन आता है नहीं, बट इस अगर क्वेश्चन आ गया तो लिख देना, जस्ट राइट adjectives and big words describing Antarctica, its immense beauty, it was surreal experience, the vast expanse of snow, glittered all over the place, ऐसी चीज़ें. Also, this is all part of history and the description of Antarctica. फिर हम लोग आते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट पे, जो ह्यूमन इम्पैक्ट पोर्शन. तो ह्यूमन इम्पैक्ट वाला पार्ट इज ऑल दैट वी स्टडी इन साइंस ऑफ 10th and 9th, of the global warming, of the ozone depletion, and how everything is connected to each other, and it is depleting the ice caps, melting the ice caps, it is depleting the snow layers, and finally affecting हर पूरी ग्लोब को अफेक्ट कर रहा है. तो दे टॉक अबाउट हाउ एंटार्क्टिका इज ग्लोबल वार्मिंग का
a very crucial element, because अगर global warming Antarctica को specifically affect करती है, then that is of the most danger to us. They write that Antarctica is a crucial element in the global warming debate, not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect, but more importantly because it holds in its ice cores 500,000 years old carbon records trapped in its layers of ice. So they're saying कि Antarctica is important, very very important in the global warming debate, because अगर Antarctica कुछ भी हो गया तो उसकी जो प्रिस्टिनिटी है, जो उसकी, बिकॉज सिक्लूडेड है Antarctica बाकी पूरी वर्ल्ड से, तो जो उसकी प्योरिटी है वो तो जाएगी ही जाएगी, बट बिकॉज Antarctica इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द globe which is untouched by human, it still holds carbon records in its ice. तो अगर वो आइस कैप मेल्ट हो जाएंगी तो जो सारे हमारे रूट्स एंड हमारी हिस्ट्री है ऑफ व्हाट ह्यूमंस यूज्ड टू बी और व्हाट लाइफ यूज्ड टू बी लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, वो सब भी मेल्ट होकर चली जाएगी साथ में. So these 3 pages were talking about how Antarctica is important in the day-to-day life of a person, even though we don't really think about it, and how going to Antarctica makes a person think about all such things, make them aware that what we as human civilization are doing is affecting the globe on a larger perspective. Then he talks about Students of Ice, which is a program started by Geoff Green. नाम important नहीं है, but एक बंदा है who used to firstly cater to rich people जो like pay कर सकते हैं आने के लिए ऐसे tours पे, and they come and they watch just because they are curious. But the author writes कि he was tired of catering to such people who could only give back to nature in a specific or limited way. So he offered students all around the world to join him and learn more about the history of Antarctica, so that they can foster a new understanding and respect for our planet. मतलब because अभी उन्होंने describe करा कि Antarctica is so important geologically and history wise, so they want students all around the globe to come and learn about life in Antarctica and their roots, so that they can actually act when the time is right. They write this paragraph that he offers the future generation of policymakers a life-changing experience at an age where they're ready to absorb, learn, and most importantly act. तो वो स्टूडेंट्स ऑन आइस इसलिए बना है ताकि वो स्टूडेंट्स को ला पाए, एंड बिकॉज स्टूडेंट्स जो हैं दे आर एट एन एज वेयर दे कैन लर्न एंड absorb and retain most of the information which is being given to them, and they are at an age in which they can actually act upon it. So that is the best kind of audience to bring to such a pristine and important place. So they're talking about Students of Ice, and they're talking about how successful this program is, because and the reason why it's so successful and why bringing the students is much more important than just teaching them about it, is because घर पे बैठे बैठे बोलना कि हाँ ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये चीज़ें मेल्ट हो रही हैं, is very much different from when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, and that is when you begin to realize that the threat of global warming is very real. So to actually be there and witness everything happening around you, witnessing the actual effects of global warming, जो हम सिर्फ पढ़ते हैं बुक्स में, जो हम सिर्फ सुनते हैं, उससे जब हम लोग एक्चुअली होता हुआ देखते हैं, so that has a huge impact on the students. बस इतना ही है मेन चैप्टर. तो बाकी दे कम बैक टू एंटार्क्टिका कि हाउ इट इज़ अ सिंपल इकोसिस्टम. दे टॉक अबाउट जो हमने 10th में पढ़ा था ना फूड चेन के बारे में, अबाउट द फोटोप्लैंक्टन्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में, कि कैसे अगर हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट करेगी तो जो सन की रेज है वो फाइटोप्लैंक्टन को डैमेज करेंगी, जिसकी वजह से पूरी साइकिल फूड साइकिल हिल जाएगी. उसके बारे में बात करते हैं. एंड देर आर अ कपल ऑफ कोट्स विच यू कैन राइट इन योर आंसर, द कोटेशन मार्क्स डाल के इसको अंडरलाइन करके ताकि मार्क्स मिल जाए. टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. मतलब ऐसे छोटी छोटी हैबिट्स को अपनी ठीक करोगे तो जो एक्चुअल थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है, जिससे छोटे छोटे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक फाइटोप्लैंक्टन्स को अफेक्ट होता है, वो बच जाएगा हमारा. सो टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस. बस लास्ट पैराग्राफ में दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ दे वर टर्निंग द शिप अराउंड बिकॉज फंस गई थी शिप. सो दे गो एंड दे स्टैंड ऑन टॉप ऑफ आइस, लाइक अ मीटर थिक आइस कैप पे वो खड़े होते हैं सब, while the captain is turning the ship around. And घर पहुंचता है तो the last line with which the author ends
is a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. So ये एक दो छोटे छोटे जो कोट्स है कि टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, ये सब या तो क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं या इनको आंसर में लिख सकते हो कोटेशन मार्क्स डाल के टू गेट नंबर्स. बस छोटा सा चैप्टर था. वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वी कम टू द टाइगर किंग. टाइगर किंग भी छोटा चैप्टर है. कंटेंट वाइज लेंथ वाइज थोड़ा लंबा हो सकता है, बट कंटेंट में इतना कुछ नहीं है. जो थीम है चैप्टर की वो मेरे को सेटायर लगी थोड़ी सी, बिकॉज बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी चैप्टर में. जैसे शुरू ही चैप्टर जब होता है तो जो टाइगर किंग है ना, ही इज़ बीइंग रेफर्ड टू एज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम. दैट इज़ हु द टाइगर किंग इज़. तो वो जब पैदा होता है तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बिठाए जाते हैं जो उसकी प्रोफेसी बोलते हैं. वो कहते हैं बहुत अच्छा वॉरियर बनेगा, बहुत अच्छा राजा बनेगा, बट एक दिन आके मर जाएगा. तो जो छोटा सा बच्चा होता है 10 दिन का, वो बोलता है कि ये तो पता है मर जाऊंगा, बट कैसे मरूंगा. तो वो 10 दिन के बच्चे से बात हो रही होती है एस्ट्रोलॉजर्स की, जो कहते हैं कि यू विल डाई एट द हैंड ऑफ अ टाइगर बिकॉज यू आर बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, एंड बुल एंड टाइगर्स आर एनिमीज. तो वो 10 दिन का बच्चा बोलता है लेट द टाइगर्स बिवेयर, एंड दैट्स इट. दैट्स द बेस ऑफ द स्टोरी जो सेट होती है. द नेक्स्ट सीन इज जब बड़ा हो चुका है किंग ऑफ प्रतिबंधापुरम और द टाइगर किंग. तो वंस ही क्लेम्स हिज थ्रोन, व्हेन ही कम्स टू एज, तो वो बुलाता है जो नेशन का एस्ट्रोलॉजर होता है, उसको बोलता है कि किंगडम का एस्ट्रोलॉजर जो होता है, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ उन टाइगर्स का, क्या करना है मेरे को. तो ही सेज कि तुम्हें 100 टाइगर को मारना पड़ेगा, एंड आफ्टर द 99 टाइगर द 100th टाइगर विल किल यू. कहता है अगर मैंने मार दिया 100th टाइगर को तो कहता है आई लीव एस्ट्रोलॉजी एंड आई शेव माई हेड एंड आई गो एंड ये सब कुछ. तो तब से जो किंग होता है ही स्टार्ट्स हंटिंग फॉर टाइगर्स, एंड ही passes a law कि no one is allowed to even touch a tiger. अगर किसी ने पत्थर भी फेंका टाइगर पे तो उसका सब कुछ कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, याडा याडा याडा. एंड ही स्टार्ट्स हंटिंग टाइगर्स, एंड फॉर द एंटायर स्टोरी ही जस्ट हंटिंग टाइगर्स. ठीक है. एक पॉइंट पे ब्रिटिशर आता है एक उनके विलेज में, जिसको टाइगर को मार के टाइगर के साथ फोटो खिंचवाने का बहुत शौक होता है, बट वो उसको भी मना कर देता है. अब बिकॉज उस टाइम पे ब्रिटिशर्स वर द वंस हु वर रूलिंग, तो डर जाता है कि मेरा किंगडम ना चला जाए बिकॉज ब्रिटिशर को मैंने मना कर दिया. तो वो उसकी वाइफ को घड़ियाँ भिजवाता है 40-50 की, कोई भी 2-3 चूज़ कर लेना. वो सारी रख लेती है. 3 लाख रुपए का वो होता है. छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन का पीस है ये, बट द किंग इज़ वेरी हैप्पी कि मेरे को टाइगर भी नहीं मरवाना पड़ा और मेरे पैसे चले गए, बट कोई बात नहीं, किंगडम तो है क्या. एंड ही जस्ट कंटिन्यूज हंटिंग द टाइगर्स. कभी कभी वो ईजिली मारता था, कभी कभी मुश्किल से मारता था. तो एक पॉइंट पे जाके ना सारे जो वो थे टाइगर्स थे उसके किंगडम में, वो ख़त्म हो गए. दे वेंट एक्सटेंट. तो उसने अपने दीवान को बुलाया एंड बोलते हैं कि मेरी शादी फिक्स कराओ एक ऐसी लड़की से जो कि लाइक रॉयल फैमिली की हो, एंड वो ऐसी रॉयल फैमिली की हो जिसके किंगडम में ऑलरेडी बहुत टाइगर्स हैं. तो ऐसी लड़की मिलती है, वो उससे शादी करता है, एंड वो जब जब अपने फादर इन लॉ के लाइक किंगडम में जाता है, ही ऑलवेज हंट्स अ टाइगर डाउन. तो जब अपने जो फादर इन लॉ का किंगडम है उसके भी सारे टाइगर्स को मार देता है बंदा. एंड इसके बाद जो हो है वो 99 टाइगर्स मरते हैं इस पॉइंट पे आके. जो 100 टाइगर होता है वो अभी तक मरा नहीं होता. तो अब महाराजा को डर लगने लगता है कि मेरे को तो सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला था कि 100 वाला मेरे को मार देगा, बट अब मेरे को 100 को मारना है, बट 100 कहीं मिल नहीं रहा. अपना किंगडम भी गया, अपनी वाइफ का किंगडम भी गया, अब कहाँ ढूंढे टाइगर को. तो एक दिन आता है उसके पास लाइक संदेशा कि टाइगर मिल गया एक विलेज में. वो बोलते हैं कि इस विलेज के सारे टैक्सेस हटा दो, सब लोग हट जाओ, मैं जा रहा हूँ मारने के लिए. वो जाता है बट उसको टाइगर को मिलता नहीं है. जब वो इनिशियली जाता है तो वो कुछ दिन तो फॉरेस्ट में ही रहता है कि जैसे मेरे को टाइगर मिलेगा मैं मार दूंगा. बट बिकॉज उसको 3-4 दिन तक टाइगर मिलता नहीं है, उसको गुस्सा आने लगता है, वो लोगों को फायर कर देता है, वो लैंड टैक्स को डबल कर देता है. एंड व्हेन द दीवान गोज एंड टेल्स हिम कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहता है तुम्हें भी अपनी जॉब छोड़नी है क्या. तो दीवान इज़ लाइक नहीं सॉरी, एंड अपने घर चला जाता है. एंड वो घर जाके सोच रहा होता है कि मैं तभी वापस जाऊँगा जब इस बंदे को टाइगर मिल जाएगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी. एंड इतनी देर में उसको अपने घर में टाइगर मिल जाता है. अब ये दिस इज द सटायरिकल पार्ट. आई डोंट नो वेयर दिस केम फ्रॉम. He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. दीवान के घर में आके छुपा दिया होता टाइगर को. तो वो और उसकी वाइफ उसके टाइगर को उठाते हैं एज इफ इट्स अ सैक ऑफ राइस एंड अपने गाड़ी में डाल देते हैं. एंड फिर वो फॉरेस्ट लेके जाते हैं, फिर वो निकालते हैं उसको गाड़ी से. एंड वो कहते हैं कि द टाइगर लॉन्चेस अ रिबेलियन, सत्याग्रह. मतलब वो निकलता नहीं है, मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं टाइगर के साथ ये लोग.
बट दिस इज व्हाट द स्टोरी इज कि वो टाइगर को निकालते हैं, फॉरेस्ट में छोड़ते हैं। टाइगर जाता है राजा के सामने, राजा गोली मारता है, ही डिक्लेयर्स कि मैंने 100th को मार दिया, आई हैव कंप्लीटेड माय वाओ जो मैंने इतने साल पहले ली थी कि मैं सारे टाइगर्स को मार दूंगा। एंड वो चले जाता है किंगडम में, एंड ही सेज कि इसकी डेड बॉडी ले आना फॉर रॉयल इवेंट, कि हम लोग इसको बरी करेंगे कि द टाइगर किंग ने मार दिया इसको, ये करके। तो सोल्जर जब जाते हैं टाइगर को उठाने के लिए तो देखते कि टाइगर जिंदा है। ही जस्ट फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट पासिंग थ्रू, नॉट द एक्चुअल इम्पैक्ट। तो उनको डर लगता है कि अगर हम बता देंगे महाराजा को कि तुम नहीं मार पाए हो टाइगर को एक हफ्ते रहने के बाद भी फॉरेस्ट में, तो वो हमें ना निकालते नौकरी से। तो सोल्जर ही मार देता है उसको, टाइगर को। सो दिस इज ऑल कीपिंग इन माइंड कि 100th टाइगर अभी तक मरा नहीं है, ठीक है। रॉयल प्रोसीडिंग्स होती हैं और सब कुछ हो जाता है, एंड देन द किंग रियलाइजेस कि मैंने अभी तक सब कुछ अपना वो करा हुआ था, साइड लाइन किया हुआ था, अब मेरे को एक्चुअली राजा बनने की बारी आ गई है। मेरा एक बेटा है, मेरे को उसका टाइम स्पेंड करना है। तो उसके बेटे का 3rd बर्थडे आ रहा होता है। वो अपने 3rd बर्थडे के लिए एक कोई गिफ्ट लेने जाता है बाहर शॉप्स में। तो उसको एक वुडन टाइगर का स्टैचू मिलता है। तो लिखा हुआ है वो टाइगर का स्टैचू होता तो बहुत चीप है, लाइक 2-3 क्वार्टर का होता है। बट उसको पता होता है शॉपकीपर को कि अगर मैं इतना छोटा प्राइस बोलूँगा एक टाइगर का, टाइगर किंग को, तो मार देगा मेरे को। तो वो कहते हैं 300 रुपए का है। ये बहुत ही वेल क्राफ्टेड टाइगर है। तो कहता है ओके गुड, कंसिडर इट अ गिफ्ट। एंड वो एमी उठा के ले जाता है बिना पैसे दिए बंदे को। तो ये वो खेल रहे होते हैं उसका बेटा और वो उसके वुडन टाइगर के साथ। तो उसका जो वुडन टाइगर होता है ना, वो एक्चुअली तो 300 रुपये का होता है नहीं, एक्चुअली तो अच्छा क्राफ्टेड होता है नहीं। तो बिकॉज वो इतना रफली क्राफ्टेड होता है, उसका जो एक स्प्लिंटर है वो राजा की राइट हैंड में लग जाता है। एंड दैट इन्फेक्शन, ऑल्दो वो निकाल देता है उसको, वो इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो जाती है। एंड आफ्टर 3-4 डेज उसका जो पूरा पेन है वो उसकी पूरी आर्म से लेके बॉडी तक पहुंच चुका होता है। तो 3 सर्जन्स को बुलाया जाता है उसको ठीक करने के लिए, एंड द सर्जन्स हैव अ डिस्कशन, दे गो टू ऑपरेट ऑन हिम। जब वो बाहर निकलते हैं, दे लाइक द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। सबसे कंफ्यूजिंग लाइन मुझे चैप्टर की यही लगी, द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। मैंने इसको सर्च किया था तो इसके 2-3 मतलब बता रहे थे। द फर्स्ट मतलब कैन बी दैट ऑल्दो द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा स्टिल डायड। जो बीच के फिलर वर्ड नहीं लिखे इन लोगों ने कि हमने इन्फेक्शन हटा दिया बट महाराजा फिर भी मर गया। बट और इट कुड बी कि इन्फेक्शन हमारा एम यही था कि राजा मर जाए, बिकॉज महाराजा ने पिछले 15 साल से, 15 तो नहीं, पिछले कुछ सालों से अपने किंगडम पे फोकस नहीं करा हुआ, टैक्सेस डबल कर दिए, अपने बेटे पे फोकस नहीं करा हुआ, तो अच्छा है कि वो मर जाए। वन ऑफ दोज 2 मीनिंग्स होल्ड ट्रू। अब देख लेना कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में सवाल आया है। बट एज आई सेड छोटा सा ही था कंटेंट वाइज, तो स्टोरी थी एक। दैट इज द टाइगर किंग। ऑन टू द लास्ट चैप्टर, एंड ऑन टू द लास्ट चैप्टर ऑफ हिज थॉट्स, द 3rd लेवल। तो द 3rd लेवल में अगर जो भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आएगा, द वन थिंग दैट यू ऑल हैव टू राइट इज दैट द चैप्टर डिस्कसेस द थीम ऑफ एस्केपिज्म। बिना चैप्टर को बारे में बताए मैं पहले ही बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं से ये लाइन ज़रूर घुसा देना, बिकॉज एक मार्क इस लाइन का होएगा ही होएगा, ठीक है। 3rd लेवल टॉक्स अबाउट द मेन कैरेक्टर चार्ली, who has found a 3rd level in the Grand Central Station, and he starts the story by saying कि everyone swears that there is no 3rd level, there are only 2 levels to the Grand Central Station, but I have been to the 3rd level. I talked to my psychiatrist about it, and he also said that I am unhappy in my life and I'm looking for ways to escape, which made my wife unhappy. And फिर वो बोलता है कि what the psychiatrist meant was that the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it. And that's why I just want to escape all of that. So then the psychiatrist and all the other friends of Charlie try to justify him finding the 3rd level, and they say that he has always been unhappy in his standard of living and he wants to escape the type of life that he is living currently. Although Charlie denies it, they give him examples like his stamp collection. They call his stamp collection his temporary refuge from reality, and which is why because this is because क्योंकि जब वो stamps collect करता है, so he is collecting stamps which are dated in the 1800s, in the starting of the 1900s. So he's collecting stamps जो बहुत पुराने हैं. He is trying to escape जो actual reality हो रही है by putting all of his mind, all of his being into a hobby which is dated to a time period which he wants to relate to. Does that make sense?
Like he wants to relate to the time period of 1800s और 1900s के स्टार्टिंग वाला पोर्शन जो था, जिसमें बहुत ही लोग इजीली रहते थे, जब बहुत सब कुछ बहुत सस्ता होता था, देयर वाज नो रियल वर्कलोड ऑन पीपल। उस टाइम पीरियड से रिलेट करने के एक अटेम्प्ट में वो ये स्टैम्प कलेक्ट करता था, ऐसा उसके दोस्त बोलते थे। बट देन ही सेड कि मेरे ग्रैंडफ़ादर को तो ऐसी कोई इश्यू नहीं था एस्केपिज़्म का, बिकॉज़ वो रहते थे उस टाइम पीरियड में एंड तब तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी, तो वो क्यों करते थे कलेक्ट? दैट वाज़ हिज़ एक्सप्लेनेशन टू इट। ठीक है, बस ये इतना पोर्शन था कि हुआ क्या थर्ड लेवल फाइंड करने के बाद। फिर वो बताते हैं कि थर्ड लेवल फाइंड करा कैसे। सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ ही वेंट टू द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वन डे बिकॉज़ ही वाज़ रनिंग लेट फ्रॉम वर्क। तो अपने घर जाने के लिए उसने सबवे पकड़ा, फर्स्ट लेवल पे गया नीचे, फिर सेकंड लेवल पे गया एंड फिर वो एक रैंडम कॉरिडोर में घुस गया बिकॉज़ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को उसने एज़ अ ट्री डिस्क्राइब करा है, जिसके रूट्स आर लाइक द कॉरिडोर्स एंड टनल्स ऑफ अंडरग्राउंड टनल्स जो उगते रहते हैं, like जो कभी ना कोई नया तो आ ही जाता है एंड इवन दो ही हैज़ बीन थ्रू द सेंट्रल स्टेशन हंड्रेड्स ऑफ टाइम, ही कांट रियली रिमेंबर एवरी सिंगल टनल एंड एवरी सिंगल क्या था, एवरी सिंगल टनल, एवरी सिंगल डोरवे। ठीक है, तो ही इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ ही फॉलोज अ डोरवे एंड वो चलता रहता है, बहुत लंबा डोरवे होता है एंड इट गोज़ लेफ्ट एंड नीचे एंड व्हेन ही एंटर्स द रूम तो ही सीज़ कि बाकी जो सब कुछ चीज़ें हैं ना, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो बाकी फर्स्ट 2 लेवल्स थे। द टिकट कलेक्टिंग स्टैंड इज़ वुडन, जो लोग हैं वो बहुत ही 1890s के हेयर स्टाइल एंड फैशन सेंस में घूम रहे हैं। अ पर्सन इज़ कैरिंग अ गोल्ड वॉच जो ऐसे फ्लिक हो जाती है, जो कि पुराने ज़माने की बात जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी। जो ट्रेन्स हैं, दे आर नॉट लाइक प्रॉपर ट्रेन्स, दे आर वेरी ओल्ड फैशन्ड ट्रेन्स एंड दैट इज़ व्हेन ही रियलाइज़ेज़ दैट what is happening, he realizes that he is in 1890। तो ये जब ये बात बता रहा होता है सारी, तो he is constantly like telling in the story कि I never wanted to escape anything, I just wanted to go back to my wife, Louisa। उसकी वाइफ का नाम लुइसा था। So he just wanted to go back to his wife, he never wanted to escape, that is what he is writing। But then this is the part where जहाँ पे हमें समझ में आता है कि जो वो बोल रहा है वो गलत है, बिकॉज़ वो बोलता है कि एज़ सून एज़ आई रियलाइज़ ट्रेन को देख के कि क्या हो रहा है, आई वेंट टू चेक द न्यूज़पेपर इफ इट वाज़ ट्रू एंड न्यूज़पेपर में जो डेट थी, वो 1894 की थी, ठीक है? एंड एज़ सून एज़ ही गेट्स द कन्फर्मेशन दैट ही इज़ इन 1894, लाइक ही हैज़ टाइम ट्रैवल्ड टू 1894 by going to the third level, he thinks about turning around to the ticket wala station, wooden wala jo tha, and buying 2 tickets for him and his wife to go to Illinois, Galesburg, Illinois कोई जगह है, I don't know। तो वहाँ पे जाने के लिए टिकट लेने के लिए वो बोलता है एंड हिज सडन, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हिज सडन वांट टू बाय अ टिकट एंड जस्ट गेट आउट ऑफ देयर कंप्लीटली शोज दैट उसको सबकॉन्शियसली ऐसी लाइफ से एस्केप करने का प्लान हमेशा था, ऑल्दो वो तब मे बी कॉन्शियसली ये चीज़ ना सोच रहा हो कि मेरे को एस्केप करना है अपनी लाइफ से, मेरे को छुटकारा चाहिए अपनी लाइफ से एंड ही जस्ट वांटेड टू गो बैक टू हिज वाइफ। सबकॉन्शियसली ही ऑलवेज वांटेड टू गो टू अ प्लेस व्हिच वाज मोर पीसफुल, अ टाइम पीरियड व्हिच वाज मोर पीसफुल एंड get rid of his current bustling, complicated life. So he talks about how the town Galesburg is wonderful. How in 1894 the summer evenings were twice as long. The men sat outside on the lawn smoking pipe. The women sat fanning themselves. The children played. बड़े बड़े घर होते थे, बड़े बड़ा गार्डन होता था, बड़े बड़े पेड़ होते थे and no one had any worries because तब eggs were 13 cents a dozen, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है इस फिगर को बिकॉज इंग्लिश है। तो एग्स बहुत सस्ते होते थे, चीज़ें बहुत सस्ती होती थी, कोई टेंशन नहीं थी। वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 20-40 साल दूर थे। सो ही टर्न अराउंड, ही ट्राइज टू बाय अ टिकट, बट जो क्लर्क होता है वो बोलते हैं कि दैट इज़ नॉट मनी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। तो ही लुक्स एट द रजिस्टर, वो देखते कि जो पैसे पड़े हुए हैं रजिस्टर में ऑब्वियसली 1894 1890s के पैसे थे। तो ही टर्न्स अराउंड एंड ही गेट्स आउट ऑफ द स्टेशन कि मैं दूसरे पैसे लेकर आता हूँ। सो ऑल दिस टाइम ही इज ट्राइंग टू स्टिल जस्टिफाई गोइंग back in time with him and his wife to live a more peaceful life. So this is all part of the escapism wala theme. So he goes, he withdraws $300 in cash and he trades the $300 for old currency, which makes his wife and his psychiatrist both very upset, but he still buys them and he goes to look for the third level again, but he never finds it again. वो मल्टीपल टाइम्स जाता है बट कभी वो ढूंढ नहीं पाता है।
तो उसकी वाइफ उसको एक पॉइंट पे बोलती है, रुक जाओ, डोंट लुक फॉर इट एनी मोर, आई एम गेटिंग वरीड अबाउट यू। एंड ही स्टॉप्स लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल आफ्टर सम टाइम, ही गोज बैक टू हिज स्टैम्प कलेक्शन, बट एक पॉइंट के बाद वो और उसकी वाइफ दोनों ढूंढना शुरू कर देते हैं। एंड दैट्स व्हेन ही सेज कि my wife and I both started looking for the third level once again because Sam, our good friend, disappeared, and nobody knew where he went, but I knew because I and Sam talked about Galesburg a lot, and I knew that he was in 1894. That is what he writes. So he writes कि उसके one day he was messing with his stamp collection, and उसकी stamp collection में उसको एक first day वो मिला, फर्स्ट डे कवर मिला। सो फर्स्ट डे कवर्स आर एनवेलप्स जो स्टैम्प कलेक्टर्स अपने आप को मेल करते हैं व्हेन अ न्यू स्टैम्प कम्स इन। तो वो सारा नया वाला स्टैम्प लगाते हैं उस एनवेलप में एंड वो अपने आप को मेल कर देते हैं ताकि उनके पास वो स्टैम्प के साथ डेट हो कि मैंने इस डेट पे ये वाला स्टैम्प परचेज करा है, एंड अंदर खाली होता है। तो वो कहते हैं कि आई वाज लुकिंग थ्रू माय एनवेलप कलेक्ट माय फर्स्ट डे कवर कलेक्शन एंड आई सॉ कवर व्हिच वाज नॉट सपोज्ड टू बी देयर। इट वाज एड्रेस टू माय ग्रैंडफादर जिसकी ये कलेक्शन थी, एंड द ईयर वाज ऑब्वियसली 1894। तो वो खोलता है एंड वो नोट खाली नहीं होता है, वो नोट इज टॉकिंग अबाउट is from Sam to Charlie, and it is talking about how Sam wanted to believe Charlie about the third level and how he went looking for it, and he found it, and they went back to 1894, and now they're living a very pleasant, very non-bothered life, lemonade पी रहे हैं, गाने गा रहे हैं पोर्च में, and he asks Charlie to come to 1894 with him. That is why they both start looking for the third level again. तो जब ये नोट मिला उसको तो वो गया चार्ली जिस कॉइन कलेक्टर के पास सामने चेंज कराए थे पैसे, एंड उससे पता करा कि $800 उसने चेंज कराए थे। इसने 300 कराए थे, उसने 800 कराए थे, सामने 800 कराए थे, चार्ली ने 300 कराए थे। तो फिर वो लास्ट पैराग्राफ ही है ये स्टोरी का जिस पे चार्ली बोलता है कि $800 आर आउट टू सेट हिम अप गुड फॉर हिज लाइफ, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट मल्टीपल टाइम्स, व्हाट ही वुड हैव डन इफ ही वुड हैव बीन इन सच अ टाइम, एंड बिकॉज और तो कुछ कर नहीं सकता बिकॉज उसका जो करंट प्रोफेशन है वो तो तब वो कर नहीं सकता। एंड देन द लास्ट लाइन इज हिज करंट बिजनेस, व्हाई सैम वाज माय साइकियाट्रिस्ट। तो यहाँ पे जो स्टोरी है इट रैप्स अप ऑन अ साइकोलॉजिकल नोट विच लीड्स द रीडर्स टू बिलीव कि जो सैम था एंड जो थर्ड लेवल था, they were both part of subconscious hallucinations of Charlie, because Charlie की जैसी स्टोरी इन लोगों ने डिस्क्राइब करी है, जैसे चार्ली ने अपना थॉट प्रोसेस डिस्क्राइब करा है थर्ड लेवल में घुसते ही, that all shows that he is extremely unhappy with the living standard that he is in right now. उसने लिखा भी था कि I was overworked and I was working late जिस दिन मेरे को थर्ड लेवल मिला, एंड ऑल्दो वो पूरा टाइम इस चीज़ का मैं सोच नहीं रहा था कि हाउ एम अनहैप्पी, हाउ दिस इज़ नॉट फेयर, मेरे को ऐसी लाइफ नहीं जीनी है, अगर मैं कभी और जी रहा होता तो कितना खुश होता। ऑल्दो ही इज़ नॉट कंटिन्यूअसली कॉन्शियसली थिंकिंग अबाउट दिस, सबकॉन्शियसली उसकी एक बहुत ज़्यादा विविड वांट है टू गो टू सच अ टाइम इन विच हिज ग्रैंडफादर लिव्ड, where there was no war, there was no issue for money, there was peace, it was happier, people were running around, children were running around, it was a brighter, more happy time. So he always wanted to go there, which is why the story leads us to believe कि जो उसका साइकियाट्रिस्ट था सैम, वो भी गायब इसलिए हुआ बिकॉज उसने थर्ड लेवल ढूंढना बंद कर दिया। तो एक पॉइंट के बाद जो चार्ली था ही सॉर्ट ऑफ subsided his hallucinations of Sam, and Sam being the psychiatrist इसलिए इतना ज़्यादा सैम उसके साथ चार्ली के साथ इन्वॉल्व था बिकॉज वो एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन ऑफ चार्ली ही था। सो the conversations that Charlie had with his psychiatrist Sam about opening a business and going back to such a time was basically him talking to himself, because Sam actually exist नहीं करता था, which is what the story leads us to believe once again. तो बिकॉज सैम एग्जिस्ट नहीं करता था, जो सारी कन्वर्सेशन सैम के साथ थी, जो सारी ये बातें उसने करी, ये खुद ही के साथ अपने आप को अपोज कंसोल करते हुए करी हैं। एंड दिस एंटायर चैप्टर वाज अ थीम ऑफ एस्केपिज्म, ऑफ बीइंग अनहैप्पी एंड वांटिंग टू live a better life, some place else, some time else, all that. So that was the whole chapter, and honestly that was the whole Vistas. अब मैं आई डोंट थिंक मैं फ्लेमिंगो आज ला पाऊँगा बिकॉज मेरा अभी सिलेबस रहता है एंड कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आई होप मैंने विस्तास ठीक से कवर कर ली हो बिकॉज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो मैंने खुद भी पढ़ा है। बट
yes, that's it. I hope it helped. Good luck for the paper tomorrow. If I don't meet you in another video, which I won't. Best of luck, guys. Bye bye.